इस वीडियो में हम देखेंगे 10th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट चैप्टर में ना बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे, तो उन सब टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली हम चलते जाएंगे। ठीक है, पहला वैसे इंडेक्स यहाँ पर है। इंडेक्स में हमारा पहला टॉपिक आएगा डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, यानी कि डेवलपमेंट के लिए जितने भी जैसे कि हमारे इंडिया में अगर हमको डेवलपमेंट चाहिए तो अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट आ सकती है। तो अलग अलग जो लोग हैं ना, उन सभी को लगता है कि जैसे कोई बोलेगा कि हम अगर हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं, अगर हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन करें तो उससे हंगर कम होगा, हंगर कम होगी तो लोगों की हेल्थ अच्छी होगी। कुछ लोग बोलेंगे कि हमें हमारी कम्युनिकेशन चैनल या फिर ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान देना चाहिए, कुछ बोलेंगे अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए इंडिया की, हम कुछ लोग बोलेंगे एजुकेशन सेक्टर में ध्यान देना चाहिए। तो ये जो कुछ लोग हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हैं, उन सभी की डिफरेंट गोल्स होते हैं, यानी कि उनको अगर डेवलपमेंट चाहिए तो उनके डिफरेंट गोल्स होते हैं। सेकेंड है नेशनल डेवलपमेंट, अगर हमको पूरे नेशन की डेवलपमेंट करनी है तो हमको क्या करना चाहिए। थर्ड टॉपिक देख लीजिए, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। पे नाम में ही समझ आ रहा है, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। लास्ट में हमको देखना है पब्लिक फैसिलिटीज़, BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, एंड HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR होता है। ठीक है, तो पहले से स्टार्ट करते हैं हमारा डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स से। ओके, सो द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज ऑलवेज बीन विद अस। हमको सबको ही पता है हम डेवलपमेंट बहुत पहले से चाहते हैं। वी हैव डिज़ायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। हम सभी को लगता है कि हमारी कंट्री कैसी होनी चाहिए, मतलब किस तरह से डेवलपमेंट करें और किस तरह से हमारी कंट्री बन जाए। ओके, आफ्टर द डेवलपमेंट हम सभी लोगों का देखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस and about the ways in which we can work towards achieving these goals। अब जैसे कि हमने बोला डेवलपमेंट के लिए हमें हेल्थ या फिर एजुकेशन पे ध्यान देना है, तो ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन पे हम लोगों को ध्यान देना है, ये हम कैसे देंगे, मतलब हम ये कैसे दें, तो ये जो क्वेश्चन है ये इसी का आंसर डेवलपमेंट कहलाता है। कि अगर हमको हेल्थ पे ध्यान देना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अलग अलग हॉस्पिटल्स खोलने पड़ेंगे। हॉस्पिटल में जो हमारे चार्जेस होते हैं फॉर पर्टिकुलर फैसिलिटीज़, उनको चार्जेस को कम करना चाहिए। तो चार्जेस को कम करना, और ये तो हेल्थ का हो गया। एंड सेकेंड, अगर हमको एजुकेशन पे ध्यान देना है तो एजुकेशन के लिए हमको डिफरेंट स्कूल्स को खोलना पड़ेगा। जो हमारे स्कूल में अलग अलग स्कीम लगानी पड़ेगी। वीमेन जो हमारी गर्ल चिल्ड्रन होती हैं उनके लिए एजुकेशन को पूरी तरह से, मतलब एजुकेशन को व्हाट वी से एजुकेशन को ज़रूरी करना पड़ेगा, मतलब उनको भी एजुकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, सो ये सारे काम जब हम करेंगे तो वो सारे के सारे जितने भी टास्क और जितने भी स्टेप्स होंगे वो डेवलपमेंट के अंडर आएंगे। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर। ये सारी चीज़ें हम डेवलपमेंट में सोचते हैं। तो यहाँ अब परफेक्ट डेवलपमेंट की डिफाइन लिखी है। डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म देन ग्रोथ। इट डजंट सिंपली मीन इवॉल्विंग बट ऑल्सो मीन्स कंडीशंस इम्प्रूव्ड इन सिचुएशन ऑफ द पर्सन पीपल इन्वॉल्व्ड। अब देखो, इन सोसाइटी डेवलपमेंट ब्रॉडली हैज 3 ऑब्जेक्टिव। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, ऐसा करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 3 पॉइंट्स लिखे आना, यानी ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इनहेंस्ड फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स सच एज फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो ये हमारी जो बेसिक नीड्स जो होती हैं फूड की, खाना, कपड़े एंड शेल्टर, वो बोलते हैं रोटी कपड़ा एंड मकान, दैट्स द थिंग। अगर इन 3 जो हमारी बेसिक नीड्स होती है अगर ये फुलफिल हो रही है, मतलब हमारी जो कंट्री वो डेवलप्ड है। इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम जिस तरह से रह रहे हैं उसका स्टैंडर्ड का इम्प्रूवमेंट आए। दिस रिफर्स बेटर जॉब आनी चाहिए, बेटर इनकम, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर एक्सेट्रा। मोर चॉइसेस अवेलेबल इन सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो अगर हम जो भी मोर चॉइसेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, फॉर इंस्टेंस एबिलिटी टू चूज बिटवीन जॉब फॉर अ गुड ग्रेजुएशन आफ्टर अ गुड ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एन एसेंशियल कॉलेज कैन बी टर्म्ड एज डेवलपमेंट फॉर यूथ। जैसे कि हमको चॉइसेस मिलना चाहिए, हमारा जो है ना, हमको जो भी लाइफ में परस्यू करना है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में एंड सोशल एस्पेक्ट में, तो हमको उसके लिए अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर अब बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, बहुत सारी चॉइसेस हैं, सो दैट वी कैन चूज़। अगर चॉइस ही नहीं तो सभी के सब एक ही जगह चले जाएंगे, तो हमारे पास चॉइसेस होना चाहिए। तो ये जो 3 है ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट।
नाउ डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। अब देखो मैंने जैसा बताया डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, ठीक है। तो जो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं ना, उन सभी की डेवलपमेंट गोल्स भी अलग अलग होते हैं। अब जैसे कि एक इंसान ले लो जिसको लैंडलेस रूरल लेबरर है, यानी कि उसके पास खुद का लैंड नहीं है, वो रूरल यानी कि विलेज का एक लेबरर है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब वो दूसरों के लैंड पे काम करता है, उसके पास खुद का लैंड नहीं है, वो इंसान दूसरे जो बड़े फार्मर्स हैं, बिग फार्मर्स के लैंड पे जाकर काम करता है, ठीक है। अब आगे देखो मोर डेज। अब उसको क्या चाहिए कि उसको ज़्यादा दिन मिले काम करने को, उसकी कमाई ज़्यादा हो जाए, क्वालिटी एजुकेशन मिले उसके चिल्ड्रन को, एंड नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो वो क्या चाहता होगा कि उसको ज़्यादा वर्क मिले, अच्छी वेजेस मिले, उसके जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन मिले, और सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कि ये ना बोला जाए भाई तो लैंडलेस है, मतलब उसको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। अब देखो अब जो प्रॉस्परस फार्मर है, मतलब जो बिग फार्मर है, उसको क्या चाहिए अपने जीवन में ताकि डेवलपमेंट आए उसके लिए? assured a high family income through higher support prices for their crops and through hard working and cheap labor। अब उसको क्या चाहिए? हाई इनकम चाहिए उसकी फैमिली के लिए, और चीप लेबर, यानी अब वो तो बड़ा फार्मर है, वो खुद तो अपनी फील्ड में जाके काम करेगा नहीं, उसको अपनी फील्ड में काम कराने के लिए स्मॉल फार्मर्स की ज़रूरत है। तो वो उसको दो चीज़ें चाहिए रहेगी। इसको क्या चाहिए था? मोर डेज ऑफ वर्क एंड वगैरह। एंड हमारा जो प्रॉस्परस फार्मर है उसको चाहिए हाई इनकम और चीप लेबर्स। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। अब कोई शहर में कोई जवान इंसान है जो अनएम्प्लॉयड, उसकी खुद की अभी नौकरी नहीं मिली है, तो उसको क्या चाहिए? ऑफकोर्स अनएम्प्लॉयड लिखा है तो भाई पहली फुर्सत में उसको नौकरी चाहिए, रेगुलर जॉब, और ऐसी वैसी जॉब नहीं, उसको बेटर वेजेस वाली जॉब चाहिए, सोशल सिक्योरिटी चाहिए उसके जीवन में, ताकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आए उसके। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। एक गर्ल है जो एक रिच अर्बन फैमिली यानी अमीर फैमिली से है, शहर की। सो शी गेट एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर। अब हम सभी को पता है कि जो गर्ल्स होती हैं उनको एज मच फ्रीडम एज कम्पेयर टू बॉयज़ नहीं मिलता है। बॉयज़ को दे कैन गो आउट इन नाइट एंड मतलब जो भी वो चाहें दे कैन डू, मतलब ऐसा नहीं सब कुछ, देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस इन बॉयज़ लाइफ टू, बट एज कम्पेयर टू बॉयज़ एंड गर्ल्स, गर्ल्स हैव लेस फ्रीडम। सो गर्ल्स हैव लेस फ्रीडम। तो उसको क्या चाहिए उस लड़की को कि उसके भाई को जितनी फ्रीडम मिल रही है उतनी ही फ्रीडम उसको भी मिले, एंड वो डिसाइड कर सके कि उसको क्या चाहिए इन हर लाइफ। क्योंकि अभी हम जो चूज़ करने की फैसिलिटियाँ, चूज़ करने की लिबर्टी भी जो है ना, वो गर्ल्स को नहीं होती हैं इन सम केसेस। सो दैट्स द थिंग अ गर्ल वांट फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। नाउ लेट अस सी। आई विश माई पेरेंट्स ट्रीटेड मी इक्वल टू माई ब्रदर एंड लेट हिम डू हाउस होल्ड चोर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखी है। हमारे इंडियन सोसाइटी में देयर इज़ आई थिंक सो इट्स लाइक जो एक बहुत ही ख़राब क्या बोलते हैं सिस्टम चला आ रहा है कि जो मेन होंगे दे विल डू ऑल द फाइनेंशियल वर्क, एंड जो विमेन होती हैं दे डू ऑल द डोमेस्टिक वर्क और द हाउस वर्क। तो ये जो चीज़ है ये तो सभी घरों में देखा जाता है ऑलमोस्ट, मेनली कंट्री साइड यानी रूरल एरियाज़ में तो ये देखा ही जाता है, लेकिन अर्बन एरियाज़ जो अभी जितना एजुकेशन वहाँ नहीं मिला है वहाँ पर भी ये चीज़ देखी जाती है कि विमेन आर मेड फॉर द डोमेस्टिक वर्क्स एंड मेन आर मेड फॉर द फाइनेंशियल वर्क्स। दैट्स वाई Now, two things are quite clear. Different people can have different development goals। हमने ऊपर देखा ये 4 types of people हमने देखे, उन चारों के गोल्स अलग अलग थे, है ना, चारों के गोल्स अलग अलग थे। And the next thing, development goals can be opposite and conflicting। अब देखो ये कोई इंसान A है, ये कोई इंसान B है। अब इसको डेवलपमेंट के लिए इसने कोई चीज़ करी, ठीक है, इसने अपनी डेवलपमेंट के लिए कोई चीज़ करी कोई भी, बट ये जो उसने चीज़ करी ना, इससे बी वाले इंसान का तो नुकसान हो गया, नुकसान व्हाट वी विल से, इसका लॉस हो रहा है। इसकी तो डेवलपमेंट हो रही है बाय डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग, बट वो चीज़ करने से इस बी वाले इंसान का लॉस हो रहा है। तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। एंड अगर ये जो कर रहा है, ये अपने डेवलपमेंट के लिए जो काम कर रहा है, ठीक है, उससे इसका नुकसान हो रहा है, तो अगर ये ऐसा चीज़ ऐसा कंडीशन आ रहा है ना, तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स कहलाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है क्या? इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया नहीं है तो मैं बता देता हूँ। हमारी जो नर्मदा रिवर है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या डैम बना दिया गया, ठीक है, सरदार सरोवर डैम। तो हमारी रिवर के ऊपर जैसे डैम बना तो यहाँ पे जितना भी पानी था वो यहाँ पर इकट्ठा होने लग गया, रिजर्वायर बन गए, यहाँ से पानी फ्लो हो जाता था। तो ये जो हमारी रिवर थी, यहाँ पे डैम बना तो इसके आसपास लोग रहते थे, सेटलमेंट थी पीपल की, ट्राइब्स रहती थी अलग अलग। अब जब यहाँ डैम बना तो पानी जो है यहाँ से बड़ा होने लगा, यहाँ पर इकट्ठा होने लग जाता है, तो उनकी सेटलमेंट को वहाँ से हटाना पड़ा।
तो ट्राइब का तो यहाँ पर कितना बड़ा लॉस हो गया कि उनके वहाँ पे लैंड था, उनका वहाँ पे पूरा सेटलमेंट था, घर था, सब कुछ था, तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ लॉस फॉर द ट्राइब। बट जो डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है उससे कंट्री का फ़ायदा हो रहा है, पीपल का फ़ायदा हो रहा है, बट उस ट्राइब का नुकसान हो रहा है। इसके कारण तो हमारा जो पीपल जो थे उनके लिए तो डेवलपमेंट हो रहा है, बट फॉर बी जो हमारे ट्राइब्स जो थी ना, उस डैम को बनाने के कारण ट्राइब्स का नुकसान हुआ, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्फ्लिक्टिंग या फिर अपोजिट गोल। एक का फायदा दूसरे का नुकसान, बस सिंपल हिंदी भाषा में। इनकम एंड अदर गोल्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो, ये हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े, तो अब देख लो कि गर्ल जो है फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, उसको पैसे की ज़रूरत नहीं, बट इन तीनों ही केसेस में हमको दिख रहा है इन तीनों को मनी चाहिए। देखो, बेटर वेजेस पैसे चाहिए, हाई फैमिली इनकम पैसे चाहिए, बेटर वेजेस पैसे चाहिए, तीनों में ही आपको दिख रहा है इनकम। इनफैक्ट यहाँ पे लिखा भी नहीं, बट सबको पता है कि गर्ल को भी इनकम या फिर वेजेस या फिर मनी चाहिए। तो जो मनी जो ऐसी चीज़ है जो एक कॉमन डेवलपमेंटल गोल है, डेवलपमेंटल गोल समझ आ गया ना, वो चीज़ें ऐसी चीज़ें जो हम करके डेवलपमेंट ला सकते हैं फॉर इन हम अपने जीवन के अंदर ऐसी चीज़ें करके कुछ भी चीज़ें करो जिससे हमारे जीवन में हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो हो जाते हैं डेवलपमेंटल गोल्स। हमने देख लिया कि इन तीनों ही या फिर इन चारों ही, मान लो इन चारों ही केसेस में जो मनी या फिर इनकम या फिर वेज, हम जो बोलना है बोलो, तो ये तीनों जो है ये कॉमन है, क्योंकि है तो सब मनी का ही फॉर्म ना, तो ये तीनों में कॉमन है। तो मनी जो है वो हो जाती है हमारी कॉमन डेवलपमेंटल गोल। वन कॉमन थिंग व्हाट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क, जिनको रेगुलर वर्क चाहिए, बेटर वेजेस चाहिए, एंड डिसेंट प्राइस फॉर द देयर क्रॉप, अगर वो फार्मर है तो उसकी क्रॉप को अच्छी प्राइस चाहिए, और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस, और अगर कोई जरूरी नहीं फार्म, अगर मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, अगर वो फार्मर नहीं हो, अगर वो कुछ और भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको उसकी अच्छी वो चाहिए, उसकी अच्छी प्राइस चाहिए, मतलब सॉरी डिसेंट प्राइस होनी चाहिए। तो इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम, बस यही, जो कि अगर उसको रेगुलर वर्क मिलेगा तो उसको इनकम मिलेगी, बेटर वेजेस का तो मतलब ही इनकम होता है, डिसेंट प्राइस मिलेगी तो उसको इनकम ही मिलेगी, मतलब कुछ भी सोच लो, इन लास्ट उस इंसान को पैसे चाहिए, इनकम चाहिए। यहाँ पर एक लड़की खड़ी उसको चाहिए पैसे, एक वर्किंग मैन खड़ा उसको पैसे चाहिए, यहाँ पे कोई आंटी खड़ी उनको पैसे चाहिए, यहाँ पे एक छोटा डोंट थिंक सो एज अ बच्चा, इज अ शॉर्ट हाइटेड मैन बट वी विल कंसिडर एज अ चिल्ड्रन, उसको भी पैसे चाहिए। देखो सबको पैसे चाहिए, बट मनी इज नॉट इनफ, इनफैक्ट फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न आया यहाँ से। सी मैंने बताया नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैंने यहाँ बता दिया था कि हाँ 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ये हमको टेबल में ये पूछा जा सकता है कि ये एक पर्सन का आपको कैटेगरी दे देंगे, इसके लिए डेवलपमेंटल गोल बताओ, मन से लिख सकते हैं। अगर आपको बोल दें लैंडलेस रूरल लेबरर है तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल बताओ। यहाँ से पूछा जा सकता है कि हमारी कोई भी गोल्स जो है उनको इक्वल राइट नहीं मिलती, भाई सब मन से लिख चुके हैं, ये तो ईवीएस के क्वेश्चन से सबको कॉमन सेंस आती है। सेकेंड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये जो 2 पॉइंट है यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल, इसका एग्जांपल दो, तो वो टेबल ऊपर जो बनी ना डिफरेंट पीपल की वो बना देना। कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स में आप नर्मदा डैम का एग्जांपल दे सकते हो। सेकंड, इनकम एंड अदर गोल्स में पूछ लिया जाएगा, कॉमन डेवलपमेंटल गोल बताओ, बहुत अच्छे से बता देना इनकम। अब वो पूछेंगे कि पीपल जो है, अब जरूरी नहीं पैसा मिल रहा है वो पैसा मिलने के लिए सब अंधाधुन पैसे के पीछे भाग जाएंगे, नहीं, पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, उनको पैसे तो चाहिए बट अदर देन मनी दे वांट समथिंग मोर ऑल्सो। तो जो पीपल हैं वो मिक्स ऑफ गोल्स के पीछे जाते हैं। तो ये मिक्स ऑफ गोल्स के पीछे ही क्यों जाते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, वाई पीपल रन आफ्टर मिक्स ऑफ गोल्स फॉर डेवलपमेंट। तो हमारे जो एक 2 टाइप्स में गोल्स को डिवाइड कर रखा है, एक तो मटीरियलिस्टिक गोल्स एंड नॉन मटीरियलिस्टिक गोल्स। मटेरियलिस्टिक गोल्स मतलब वो भी फिजिकल थिंग जो आपके सराउंडिंग्स में आपको मिल सकती है, जैसे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छा फ़ोन चाहिए, बढ़िया ट्रैवल वेवल कर रहा है, अच्छा पैसा चाहिए, ठीक है। बट नॉन मटेरियलिस्टिक यानी कि आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई कंपनी में गए, वहाँ अच्छी खासी सैलरी है बट आपको कोई इक्वल ट्रीट ही नहीं करता, बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता है, तो आप वहाँ काम करना पसंद करोगे? नहीं। फ्रेंडशिप एंड लव, आपको कोई ढंग से ट्रीट ही नहीं कर रहा, कोई आपको अपना दोस्त ही नहीं बनाना ढंग से प्यार से बात, love doesn't mean that thing, okay, they are talking about the sincerity, loyalty, friendshipness, ठीक है, that thing। सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई जॉब मिली जहाँ आपको बहुत अच्छी से सिक्योरिटी, अगर आज जॉब मिली है तो भाई 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल तक चलती रहेगी, भले ही सैलरी कम हो, लेकिन आपको दूसरी जगह आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है बट कोई सिक्योरिटी नहीं है, आज नौकरी है कल चली जाएगी, तो विल यू वांट टू
जॉइन दैट टाइप ऑफ अ कंपनी, नो, क्योंकि हमको जॉब सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट, ये जो तीनों चीज़ थी ना ये रिस्पेक्ट के अंडर ही आ रही थी, घुमा फिरा के लिखा है। सो मेनली दो चीज़ें, आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए एंड सिक्योरिटी। 4 थिंग्स आर फॉर नॉन मटेरियलिस्टिक एंड मटेरियलिस्टिक गोल। भाई सबको पता है, घर, पैसा, बंगला, गाड़ी। अब एग्जाम्पल 1 देखो, यहाँ 2 एग्जाम्पल दिए, आप ही मुझे बताना कौन सी कंपनी में जॉब करना प्रेफर करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल 1 देखो, इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, आपके घर से दूर है आपका जॉब का सॉरी कंपनी, बिफोर एक्सेप्टिंग इफ यू वुड ट्राई टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम को छोड़कर आप और भी फैक्टर्स को देखेंगे, सच एज फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली, आप अपनी फैमिली के लिए जो फैसिलिटीज़ मिल रही वो देखोगे, वर्किंग एटमॉस्फेयर देखोगे, भाई वहाँ पे काम करने का एटमॉस्फेयर कैसा है, आपको क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। इन अनदर केस अ जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इनहेंसेस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, भले ही आपको थोड़ी कम क्या बोलते हैं पेमेंट या सैलरी मिल रही है, बट वो आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे रहा, सिक्योरिटी बहुत है। अनदर जॉब मे ऑफर हाई पेमेंट बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, वो काम भी ढेर सारा करा रहे हैं, आपको पहले ही सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं बट कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। तो ये पहला वाला केस देखो मेरे को, और ये वाला देखो, यहाँ पेमेंट कम मिल रहा है बट जॉब सिक्योरिटी भी है, और आपको हाँ यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी, एंड सेकंड यहाँ पेमेंट हाई मिल रहा है लेकिन आपके पास आपकी फैमिली के पास भी टाइम नहीं है और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल डू दिस जॉब ओनली, दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, ठीक है। अगर आपको ऐसा होगा तो आपकी सिक्योरिटी कम होगी। एग्जाम्पल 2 क्या दिया हुआ है, it is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases, of course। अगर जो women है वो कोई भी पेड वर्क में काम करती हैं तो उनकी डिग्निटी, उनका जो रिस्पेक्ट जो उनको मिलती है वो हाउस होल्ड एंड द सोसाइटी दोनों में बढ़ जाती है। अगर सोसाइटी अनएजुकेटेड है देन तो भाई उनको काम ही है लोगों का कहना, दे विल से कि देखो लड़की काम पे जा रही, बट अगर सोसाइटी एजुकेटेड है, उसका हाउस होल्ड एजुकेटेड है, शी विल डेफिनेटली गेट सपोर्ट फ्रॉम हर फैमिली। भाई जो भी हमको 10th इकोनॉमिक्स में है ना वो सब बेसिक कॉमन सेंस है, सब कॉमन सेंस है इकोनॉमिक्स में। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside। अब देखना, जैसे women काम पर जाएगी तो उसको घर में कंपैशनेटली उसकी मदर इन लॉ का हेल्प करेगी, उसका शायद तक हस्बैंड भी हेल्प कर सकता है, उनके बेटे भी हेल्प करेंगे कि मम्मा बाहर से काम करके आए हो, थक गए होगे, यू शुड रेस्ट, वी विल डू द हाउस होल्ड चोर्स। सेम उसका हस्बैंड भी करेगा कि तुम बाहर आई हो काम करके तो आधा काम मैं कर लेता हूँ। दैट्स द थिंग, हमारा जो वर्क होगा उसका डिवाइड हो जाएगा। सो उससे डिग्निटी बढ़ती है विमेन की। अगर वो बाहर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी नाइस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ से वैल्यू बेस्ड यहाँ पे केस स्टडी क्वेश्चन आ सकता है। अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर विमेन टू टेक अप अ वेराइटी ऑफ जॉब और रन अ बिजनेस। अगर आप विमेन अब क्यों काम नहीं करती, बिकॉज उनको सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं मिलता, बिकॉज हम उनको सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड ही नहीं करते। अगर उसका विमेन का हाउस अगर वर्क प्लेस से ज़्यादा दूर है और अगर कोई ऐसे इलाके से गुजरता है जहाँ पर अच्छे लोग नहीं मिलते, भले कितनी भी अच्छी जॉब हो, विमेन विल से नो बिकॉज शी नीड सिक्योरिटी इन हर लाइफ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बनता है। आई थिंक सो 2022 के PYQ में आप देख सकते हैं, यहाँ पर से ही केस स्टडी आई थी। हमको एक अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना चाहिए विमेन को, क्योंकि जो हम उनके साथ करेंगे सेम हमारे घर के विमेन के साथ होगा। दैट्स वाई नेशनल डेवलपमेंट, अब हमको देखनी पड़ेगी नेशन की डेवलपमेंट। अभी तक हमने सिर्फ खुद की देखी थी ना एज अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, बट अब हमको पूरे नेशन का ध्यान रखना है। पूरे नेशन में डेवलपमेंट कैसे लाऊं मैं, मतलब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द होल इंडिया। हमको पूरे के पूरे इंडिया में डेवलपमेंट कैसे लेकर, बहुत गंदा इंडिया बना है सॉरी। I think our nation should invest in health. I think our nation should invest in education. See, यहाँ पर a group of people are talking about that अगर हमको नेशन की डेवलपमेंट चाहिए तो हमारे नेशन में क्या करना चाहिए लोगों को। So this lady is saying कि हमको हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, this lady is saying हमको एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। सेम, बस मैं यही कहना चाह रहा था, जैसे कि हमने ऊपर देखा हर इंसान के लिए डेवलपमेंटल गोल्स अलग होते हैं, वैसे ही
हर अलग अलग इंसान के लिए नेशनल डेवलपमेंटल गोल्स भी अलग अलग होते हैं, समझिए। ये कह रही है अगर हमको डेवलपमेंट चाहिए तो हमको हेल्थ पे ध्यान देना है, ये कह रही है हमको एजुकेशन पे ध्यान देना है, कोई तीसरा बोलेगा कि हमको अनएम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना चाहिए, कोई चौथा बोलेगा हमको हमारे फिजिकल सराउंडिंग्स पे ध्यान देना चाहिए, कोई पांचवा बोलेगा कि हमको हमारे क्लीनलीनेस, हाइजीन वगैरह वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। बट देयर आर मेनी एंडलेस नेशनल डेवलपमेंटल गोल्स एंड हर इंसान के नेशनल डेवलपमेंटल गोल्स अलग होंगे। हम अगर क्लास में भी पूछना तो कोई कुछ अलग ही बोलेगा। बस यही कहना चाह रहा था मैं, आई होप समझ आ गया होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज। अब यहाँ भी कॉन्फ्लिक्टिंग आ जाएगा। अगर कोई एक जना बोल रहा है, जना कोई एक इंसान बोल रहा है कि ये करने से हमारे नेशन की डेवलपमेंट होगी, बट सेकंड पर्सन इज सेइंग कि नहीं, अगर ये करा तो हमारे नेशन की डेवलपमेंट नहीं होगी, बट इसके लिए अकॉर्डिंग हो रही है, इसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो ये इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा कि नहीं। इसके लिए कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स भी हो सकते हैं। आई थिंक सो कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलप गोल्स का मैं एग्जाम्पल इस स्लाइड में था, बट नो वरीज, मैंने आपको नर्मदा वाला दे दिया सेम। अगर नर्मदा वाले का प्रोजेक्ट हमने डैम बना दिया तो हमारे नेशन का तो फायदा हो रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हमारे नेशन का तो फायदा हो रहा है, बट वहाँ जो ट्राइब रहती थी नदी के आसपास, उस ट्राइब को अपने सेटलमेंट छोड़ के जाना पड़ा, उस ट्राइब का नुकसान हुआ, तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुई। हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट? क्या सभी का आइडियाज को इक्वली इंपॉर्टेंट बनाना पॉसिबल है? बिफोर वन स्टेप टुवर्ड्स द नेशनल डेवलपमेंट वी हैव टू थिंक what would the idea benefit everyone नहीं होता, everyone होता है, और any और only a small group। हम कोई भी स्टेप लेने वाले हो नेशनल डेवलपमेंट की, हमको सोचना पड़ेगा हम जो भी स्टेप ले रहे हैं इससे क्या सबका, एवरीवन यानी सबका भला हो रहा है, या फिर कोई स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भला हो रहा है। ठीक है, तो स्मॉल ग्रुप से मतलब समझ लो एक डेवलपमेंट गोल है जिसमें अगर वो सिर्फ स्मॉल ग्रुप का भला कर रहा है बट बाकी सबका नुकसान कर रहा है तो हम वो नहीं करेंगे। बट अगर कोई डेवलपमेंट प्लान है जिससे बहुत सारे लोगों का भला हो रहा है बट छोटे से ग्रुप का नुकसान हो रहा है, जैसे नर्मदा वाले प्रोजेक्ट में हुआ, तो हम वो कर देंगे। नेशनल डेवलपमेंट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू इम्प्रूव द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सीधे 1 मार्क की डिफाइन यहाँ लिखी हुई है, नेशनल डेवलपमेंट में आ जाए, सीधे ये लिखकर आ जाना 1 मार्क की डिफाइन में। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? हमको हमारी कंट्री में सोशल वेलफेयर, मतलब सोशल वेलफेयर, सोशल यानी हम लोगों का वेलफेयर यानी भलाई, हम लोगों की भलाई के लिए जो भी कदम हमारा नेशन उठाता है, हमारी गवर्नमेंट उठाती है, वो सब कहलाता है सोशल वेलफेयर। इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ाने के लिए। लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि कोई इंसान अभी कोई लो मिडिल क्लास है तो उसको हायर मिडिल क्लास में लेकर जाना एंड देन रिच पीपल बनाने में कन्वर्शन करना। दिस कैन बी डन थ्रू वेरियस वेज, educating the poor, providing facilities, potable water, transportation, etc। भाई ये एक्सेट्रा इसलिए लगा दो भाई, 100 से ज़्यादा तो मैंने मतलब 100 से ज़्यादा आपको नेशनल डेवलपमेंट गोल्स मिल जाएंगे। अब हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, थर्ड टॉपिक आ गया है, हमको डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर कैसे किया जाए। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सेम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर कंट्रीज अंडर डेवलप्ड। अब देखो हमने सुना है कि कोई हम बुलाते हैं कंट्रीज़ को, जैसे कि अमेरिका डेवलप्ड नेशन है एंड अंडर डेवलप एंड अदर कंट्रीज़ लाइक हमारा सर्बिया हो गया, वो सब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो भाई क्या हम, ये कौन सा फैक्टर है, हम किस चीज़ से मेजर करते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड एंड कौन सी नहीं है? सो नाउ वी विल सी अबाउट दैट फैक्टर। हम कैसे करेंगे कंपेयर कंट्रीज़ को, यहाँ से शुरू करते हैं। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। अब देख लो, इनकम है, कोई एक इंसान ए है, कोई एक इंसान बी है, इसकी सैलरी है 10,000, इसकी सैलरी है 1,000। आपसे कोई पूछ ले ज़्यादा डेवलप्ड कौन है, ऑफकोर्स यू विल से ऑप्शन ए, क्योंकि इसकी सैलरी, क्योंकि इसकी इनकम, क्योंकि इसके पास मनी ज़्यादा है। सो इनकम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर while comparing different countries. Usually we take one or more important characteristics of persons and compare them. अब देखो, अब क्योंकि जैसे कि इनकम ये एक ओवरऑल अच्छा फैक्टर है कंपेयर करने का, बट हमको दूसरे फैक्टर्स में भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमको क्या बोलते हैं, जैसे कि हम एजुकेशन पे कंपेयर कर रहे हैं कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा एजुकेशन है। एंड सेकेंड, हम देख रहे हैं कि कौन सी कंट्री हेल्थ वाइज अच्छी है। थर्ड, हम देख सकते हैं कौन सी कंट्री में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट है। चौथा, हम देख सकते हैं कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा क्लीनलीनेस है। तो इनकम तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट हम इनकम के साथ साथ दूसरे फैक्टर्स की भी स्टडी करते हैं। सेम
यहाँ पर बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिया स्टूडेंट्स का। अब जैसे कि हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो उन 50 बच्चों में से हमको कुछ बच्चों का सिलेक्शन करना है। अब जो सिलेक्ट करना है तो उसके लिए अलग अलग फैक्टर देखे जाएंगे। भाई सिलेक्ट करना क्यों भाई, जैसे कि हमको डांस कंपटीशन के लिए सिलेक्ट करना है तो हम उन बच्चों को लेंगे जो डांस अच्छा करते हैं। अगर हमको म्यूजिक कंपटीशन के लिए लेना है तो हम उन बच्चों को सिलेक्ट करेंगे जो म्यूजिक में अच्छे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम सिनेरियो या क्राइटेरिया बदल रहे हैं वैसे वैसे बच्चे भी बदलेंगे। अगर हम कोई क्विज के लिए बच्चों को सिलेक्ट करें देन वी विल सिलेक्ट द जो पढ़ाई में अच्छे बच्चे हैं। अगर हमको कोई और कौन सा एग्जांपल दूं, स्पीकिंग के लिए कोई स्पीकिंग कंपटीशन, एक्सटेम्परी होता है हमारा, डेक्लेमेशन होता है, डिबेट होती है, उसके लिए बच्चों को सिलेक्ट करना है तो हम उन बच्चों को सिलेक्ट करेंगे जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अच्छे से बोलते हैं। तो जैसे जैसे क्राइटेरिया बदलता है हमको उन बच्चों को चुनने का द थिंग वो भी बदल जाता है, जो बच्चे हैं ना वो भी बदल जाएंगे। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिबेट अपॉन दैट अपॉन व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अब ओवरऑल तो हम मार्क्स पे जज कर सकते हैं। जैसे कि अब देखो, भले कोई इंसान में 100 अच्छा है, मतलब कोई स्टूडेंट में सारी अच्छी चीज़ें हैं बट उसको मार्क्स कम आते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले जज कर लेते हैं बच्चे को कि उसको मार्क्स कितने आते हैं। किसी बच्चे को 20 में से 20 आए, भले उसका कैरेक्टर बहुत गंदा हो, और किसी बच्चे को 20 में से 10 आए हैं बट उसका कैरेक्टर इतना अच्छा हो, बट हम फिर भी किस बच्चे को मानेंगे जिसको 20 में से 20 आए। हमारा दिमाग उस तरह से चलना चालू हो चुका है। ठीक है, सो दैट्स द थिंग। समझ लो जो इनकम है ना वो कंट्री के मार्क्स है, एंड अदर जो मैंने डांसिंग, सिंगिंग, पढ़ाई, क्विजेस वगैरह जो फैक्टर वो अदर फैक्टर्स हैं। यहाँ पे कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विथ लेस इनकम। दिस इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड। भाई ज़्यादा पैसे होंगे तो हमको सब चीज़ें जो ज़्यादा ही मिलेगी जो भी हमको चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं बट फिर भी द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। दिस गिव अप द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। आई थिंक सो पर कैपिटा इनकम, हाँ यहाँ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो फिर यहाँ क्यों एक्सप्लेन किया, चलो ठीक है। द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। दिस गिव अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। अब देखो, अच्छा हाँ सॉरी यहाँ टोटल इनकम की बात की गई है। हमको बता रहे हैं कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री कैसे निकाली जाती है। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री में हम कुछ नहीं करते, जो लोग जितनी भी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है जो कमा रही है, बस उन सभी की सैलरी या इनकम को प्लस कर दो, सारी सैलरी को प्लस कर दो जितने भी लोग कमा रहे हैं, बस हमको टोटल इनकम आ जाएगी। ठीक है, बट कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। हम अगर जैसे कि हम समझ लो हमारे इंडिया में तो इतने सारे लोग कमा रहे हैं, हम सबकी कमाई ऐड कर देंगे हमको बहुत बड़ा नंबर मिल जाएगा, बट हम ये नहीं जानते कि एक पर्सन एवरेज उसका 1% कितना कमा रहा है। तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, एवरेज इनकम। एवरेज इनकम को और क्या चीज़ बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। ये भी इसमें भी हम मनी सबको ऐड करते हैं, लेकिन हम सारी इनकम को प्लस तो करते हैं लेकिन अपॉन हम कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन। हम जैसे टोटल पॉपुलेशन अपॉन होती ना, हमको एक छोटा नंबर मिलता है। फॉर एग्जांपल समझ लो 10,000 मिला, तो हमको समझ आ गया कि पूरी कंट्री में एवरेज में एक जना जो है वो 10,000 रुपीज़ कमा रहा है। जरूरी है हमारे इंडिया का 10,000, आई ऑल्सो डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, दैट्स वाई। पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम इज डिफाइंड एज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। बस टोटल इनकम डाल दो और अपॉन टोटल पॉपुलेशन कर दो। टोटल इनकम कैसे निकलेगी, जो भी लोग हमारी कंट्री में कमा रहे हैं उन सबकी इनकम को ऐड कर दो अपॉन हमारे कंट्री की पॉपुलेशन। वर्ल्ड बैंक क्लासीफाई द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवरेज इनकम। जो हमारी वर्ल्ड बैंक है ना, उसने कंट्रीज को अरेंज कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। जैसे कि जो सबसे ज़्यादा किसकी पर कैपिटा इनकम है, सेकंड नंबर पे किसकी, थर्ड पे किसकी, मतलब उनको रैंकिंग दे दी है, अलग अलग रैंकिंग्स। All countries of the world are classified by the World Bank into 3 broad categories. अब World Bank ने 3 कैटेगरीज दे दी, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड। जो कंट्रीज डेवलप्ड है, जो डेवलप हो रही हैं और अंडर डेवलप हैं। डेवलप्ड कंट्रीज से देखो, सॉरी अंडर डेवलप्ड से देखो, जिनकी भी कंट्रीज़ की इनकम क्या बोलते हैं, लो इनकम कंट्रीज जो होती हैं उनकी पर कैपिटा इनकम होती है $1035 या फिर उससे भी कम। जो भी डेवलप हो रही होती हैं उनकी पर कैपिटा इनकम होती है $1530, तो या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है या भी कम भी हो सकती है। इंडिया जो है ना हमारी डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ वो होती है जिनकी 12616 पर कैपिटा इनकम होती है या फिर उससे
ज़्यादा, ये 2012 में फिक्स करा था। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं आपको देखो मेनली क्या, अगर अंडर डेवलप है तो वो $1035 उसकी आएगी, अगर वो डेवलप हो रही है तो 1530, अगर वो डेवलप हो चुकी तो कितनी होनी चाहिए, $12616। अब मैं आपको कोई एग्जांपल तो कोई कंट्री है जिसकी हमारी पर कैपिटा इनकम है $1350, तो हम क्या बोलेंगे, वो कौन सी कैटेगरी होगी, अंडर डेवलप तो होगी नहीं, वो हो जाएगी डेवलप कंट्री। अगर मैं आपको कोई कंट्री दूँ जिसकी पर कैपिटा इनकम है $13,000, तो आपको क्या बोलोगे उस कंट्री, वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री। आई होप अब तो समझ आ गया होगा। अब एवरेज इनकम से भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, यहाँ से अच्छे से समझ आएगा। ये समझा देता हूँ, यहाँ पे फोकस करो। ये कंट्री ए है, कंट्री बी है, समझ लो दोनों कंट्रीज में सिर्फ 5 ही पॉपुलेशन है, 5 ही जन रहते हैं। पहली कंट्री में देखो एक जने की कमाई है 9,500, सेकंड की है 10,500, थर्ड की है 9,800, चौथे की 10,000, पांचवे की 10,200, लगभग सभी 10,000 के अराउंड है। तो इसके एवरेज क्या आ गई, 10,000। बट कंट्री बी में देखो, पहले जने की कमाई 500 है, सेकंड की 500, थर्ड की 500, फोर्थ की 500 एंड फिफ्थ आखिरी वाले की अपने आप ही 48,000, इतनी बड़ी कमाई है। बट अब ध्यान से देखो, इसकी भी एवरेज पर कैपिटा इनकम क्या है, 10,000। हमको क्या देखने को मिलता है कि ये सभी लोग इक्वली हैप्पी रह रहे हैं, क्योंकि इन सभी की कमाई लगभग 10,000 है। बट ये जो सेकंड कंट्री है इसकी एवरेज इनकम 10,000 इसीलिए आ पाई क्योंकि इसमें जो फिफ्थ बंदा था ये अंबानी था, ये बहुत रिच था, लेकिन बाकी के 4 तो बहुत गरीब थे ना। तो ये जो पर कैपिटा इनकम है ना, ये हाइड कर देती है हमारी इस वाली चीज़ को, हमारे बाकी चीज़ को हाइड हो गया, क्योंकि हम बस पर कैपिटा इनकम में समझ लो ये है ही नहीं। पर कैपिटा इनकम में हम देखेंगे, अच्छा कंट्री ए की भी 10,000 है, कंट्री बी की भी 10,000 है, अच्छा दोनों इक्वल है। बट ध्यान से देखो, कंट्री ए में ज़्यादा हैप्पी लोग रहते हैं, कंट्री बी में गरीब लोग हैं, सिर्फ एक ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अमीर था, दैट इज़ वाई हमारी पर कैपिटा इनकम 10,000 हो गई। ठीक है, सिटीजन्स आर पुअर, पर्सन इज रिच, बस ओनली 1% इज रिच, प्रीफर्ड बिकॉज इट हैज़ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अब यही यहाँ लिखा होगा, इसलिए हमारा एवरेज इनकम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है। इट डजंट टॉक अबाउट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अमंग द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। It doesn't take other important things is in account such as literacy rate, infant mortality rate। भाई लिटरेसी रेट में कितने लोग वहाँ पे पढ़ते हैं, कितने लोग वहाँ पर एजुकेटेड है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि जब इसको शॉर्ट फॉर्म IMR भी बोला जाता है, जैसे कोई बेबी बॉर्न हुआ तो उसके 1 साल के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती तो ये तो गलत माना जाएगा ना, क्योंकि बेबी अगर 1 साल के अंदर उसकी मौत हो गई यानी वो अनहेल्दी था, तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें काउंट होगा। इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब जैसे कि कोई बहुत बड़ी कंट्री जैसे इंडिया, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स फिर उसकी पर कैपिटा इनकम पे इफेक्ट आएगा। इट डजंट टेक रीजनल डिफरेंसेस इन इनकम और इन इनकम इन अकाउंट। रीजनल डिफरेंसेस नहीं लेती है हमारी पर कैपिटा इनकम। इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज देख लो, हमने देख लिया इनकम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज। अगर कंट्री ए की इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डेवलप्ड, अगर कंट्री बी की इनकम कम है तो वो कम डेवलप्ड। बट अब हम आगे देखते हैं इनकम के साथ साथ जो अदर क्राइटेरियाज हैं वो भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अदर क्राइटेरियाज देख लो साथ। अब देखो कंपेरेटिव डेटा दिया हुआ है, सर्वे, हमने अदर अलग अलग क्राइटेरिया लिए हैं। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मैंने बता दिया कि समझ लो 1,000 बच्चों का जन्म हुआ तो उन 1,000 बच्चों में से कितने बच्चे मर गए बिलो द एज ऑफ 1। लिटरेसी रेट तो सबको पता है भाई, कितने लोग अमीर नहीं, सॉरी कितने लोग एजुकेटेड हैं। लिटरेसी यानी कि कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, पढ़ना लिखना और बोलना, ठीक है, एंड समझना ऑल्सो। पर कैपिटा इनकम तो भाई अच्छे से समझा दिया। नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% यानी कि जैसे कि 100 बच्चे कोई स्कूल में हैं और उन 100 बच्चों में से कितने बच्चे एक्चुअली स्कूल जाते हैं, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखो, हम 3 स्टेट्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। हरियाणा देखो, हरियाणा में जो बच्चे हैं ना वो उनकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 33, मतलब 1,000 बच्चे पैदा होते हैं जिसमें 33 बच्चे मर जाते हैं। लिटरेसी रेट है 82% लोग पढ़े हुए हैं। पर कैपिटा इनकम देख लो 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,62,034। नेट अटेंडेंस रेशो से मतलब एक स्कूल में यानी एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 61 बच्चे ही वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। केरला देखो, वहाँ पर अगर 1,000 बच्चे का बर्थ होगा ना तो सिर्फ और सिर्फ 10 बच्चे ही मरेंगे। लिटरेसी रेट देखो, वहाँ 94% लोग पढ़े लिखे हैं, उनका पर कैपिटा इनकम है 1,40,190।
और वहाँ पे कितने, अगर 100 बच्चे क्लास में हैं तो 83 बच्चे वहाँ स्कूल अटेंड करते हैं। अब बिहार देख लो भाई, बिहार तो अब 1000 लोग अगर वहाँ पर हैं, सॉरी 1000 बच्चे वहाँ पे बॉर्न होते हैं तो 38 बच्चे मर जाते हैं। लिटरेसी रेट वहाँ पे से 62% लोग पढ़े लिखे हैं कि पर कैपिटा इनकम से 31,454। और नेट अटेंडेंस रेशो भाई सोचो, 100 बच्चे अगर स्कूल में हैं, ओनली 43, आधे से भी कम बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो आप बताओ, पर कैपिटा इनकम के अनुसार तो हरियाणा इज़ द टॉप। इसके हम पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंगली कह सकते हैं कि हरियाणा मोस्ट डेवलप्ड है। बट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अब जितनी कम होगी उतना अच्छा होगा ना भाई। 1000 में से अगर सिर्फ सोचो 38 बच्चे जा रहे हैं, 33 बच्चे जा रहे हैं तो गलत बात है। सिर्फ 1000 में से 10 बच्चे केरला के जा रहे हैं, मतलब केरला इज द मोस्ट डेवलप्ड इन द क्राइटेरिया फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पे हाईएस्ट लिखा है इसलिए इसको येलो सर्कल किया। लिटरेसी रेट देख लो, केरला की सबसे ज़्यादा है। नेट अटेंडेंस रेशो देख लो, केरला की सबसे ज़्यादा है। अब बिहार तो वैसे हर चीज़ में ही पीछे चल रहा है, बट देखो सिर्फ पर कैपिटा इनकम में हरियाणा आगे, बाकी तीनों में ही केरला सबसे आगे। तो सिर्फ इनकम नहीं देखी जाती है कंट्री की, अदर क्राइटेरियाज भी हमको लेने पड़ते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देख लो, indicates the number of children that die before the age of 1 year as a production of 1000 live birth। यहाँ पे 100 की जगह 1000 कर लीजिएगा। what does the table show? हमको क्या, अब देखो सिर्फ इन्फेंट मोर्टेलिटी वाली कॉलम पर देखना। इन केरला 10,000 में 1000 में से सिर्फ 10 बच्चे मरते हैं, बट इन हरियाणा द proportion of children dying within 1 year of birth is 30, which is 2 times more than that of केरला। केरला के 2 गुना से भी ज़्यादा है। नेट अटेंडेंस रेशो देख लो, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14 and 15। हाँ, ये एज ग्रुप डालना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि क्लास फर्स्ट के बच्चों की बात हो रही है। जो 14 से 15 साल के बच्चे ना, उनकी बात चल रही है। तो जो 14 से 15 साल के बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल 100 बच्चे एनरोल कर चुके हैं, तो उनमें से कितने बच्चे स्कूल एक्चुअली जाते हैं? अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। द लास्ट कॉलम दिखाती कि 100 में से हरियाणा में से 61 बच्चे जाते हैं, केरला में 83 एंड बिहार में 43। यहाँ से क्वेश्चन इन्हीं का पूछ जाता है। IMR क्या है बताओ, नेट अटेंडेंस रेशो क्या है ये बताओ, यही क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ आते हैं, ऑल द डेटा गिवन इन द पास्ट फ्यू स्लाइड शो अस that just per capita income is not useful for measure and determine the development of a region। अब तो अच्छे से समझ आ गया होगा कि सिर्फ और सिर्फ अगर पर कैपिटा इनकम को देखेंगे ना भाई, तो हमको इन बाकी की चीज़ें समझ ही नहीं आएगी। इसलिए पर कैपिटा इनकम है तो अच्छा, बट वी कांट यूज इट फॉर डिटरमाइनिंग ऑल द थिंग्स, फॉर डिटरमाइनिंग विच कंट्री इज डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। Thus, in assessing development of any state or nation, all the other factors should be given equal consideration। इसलिए जब भी हमको कंट्री को कंपेयर करना हो ना, तो बाकी फैक्टर्स को भी इक्वल कंसिडरेशन देना चाहिए। मनी को तो दो, हेल्थ को भी दो, एजुकेशन को भी दो, समझे। अब आते हैं हम पब्लिक फैसिलिटीज़ में। पब्लिक फैसिलिटीज़ तो सबको पता है यार, चलो स्टार्ट करते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ आर दोज फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड टू ऑल द सिटीजन्स बाय गवर्नमेंट फॉर देयर वेलबींग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। जो गवर्नमेंट हमको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है सिटीजन्स को, किस चीज़ के लिए? ताकि उनका वेलबींग हो, ताकि वो ग्रो करें और उनकी डेवलपमेंट हो, तो वो फैसिलिटीज़ कहलाती हैं पब्लिक फैसिलिटीज़, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फूड एक्सेट्रा। वाई डू वी नीड पब्लिक फैसिलिटीज़? एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स का, और यहाँ पे भी 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, डिफाइन पब्लिक फैसिलिटीज़। So all the citizens are not equal in a nation. Some are capable to afford basic facilities, but some are not. अब जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, वो they are able to afford by the God's grace, तो we should be thankful for that. But it's not a moral science lecture, so we should continue to the economics part। हाँ, तो we should be grateful कि हमारे पेरेंट्स तो अफोर्ड कर पा रहे हैं, but not all the parents are able to afford the fees of their children। That's why हमारे जो गवर्नमेंट है, they run government schools because उनकी सैलरी आर वेरी लेस, सो नॉट सैलरी, उनका फीस जो होता है वो बहुत कम होता है, या फिर कहीं कहीं गवर्नमेंट स्कूल्स में तो होता ही नहीं। सो दैट द पीपल कैन सेंड देयर चिल्ड्रन टू गवर्नमेंट स्कूल सो दैट देयर चिल्ड्रन कैन ऑल्सो एक्सेस एजुकेशन। Even if a person has income to suffice his needs, sometimes they also cannot afford certain facilities। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हैज अ यूजफुल और फिर बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ मनी, बट ऑल्सो देर आर सम थिंग्स दैट ही कांट अफोर्ड बाय मनी टू। Like we say that money can't buy happiness, but that is not true for my perspective। If you think so, then it's a different thing। हाँ, सो फॉर एग्जाम्पल पेंडेमिक टाइम पर देखा, जैसे कि पेंडेमिक जब स्टार्ट हो गया था हमारा कोरोना, उसके बाद जब वैक्सीनेशन बना, सो पहले जैसे कि जिस इंसान के पास ज़्यादा पैसा था वो उसको नहीं लगी। पहले सबसे पहले हमारे गवर्नमेंट
जो काम करते थे लोग उनको वैक्सीनेशन मिली, एंड सेकंड हमारा जो नॉर्मल सिटीजन था उनमें लगी। एंड जितना भी बड़ा इंसान हो भाई, कोई फिल्म स्टार हो, कोई हीरो हो, उसको भी नॉर्मल सिटीजन की तरह ही वैक्सीनेशन लगवाने जाना पड़ा था। भले उसके पास कितना भी पैसा, अंबानी भी हो, उसको भी जाना पड़ा था वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है। और उसको भी एक नॉर्मल सिटीजन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो इट डजंट मीन आपके पास कितना पैसा है, बट पब्लिक फैसिलिटीज में यू आर इक्वल लाइक अ सिटीजन। थर्ड, without them the nation can suffer from inadequate health care, poor nutrition and education। सी, अगर हमारे को पब्लिक फैसिलिटीज़ नहीं मिली तो जो गरीब लोग होंगे उनको अच्छा हेल्थ केयर नहीं मिल पाएगा, उनका न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत कम दामों में राशन कार्ड के द्वारा कम प्राइस में राशन अवेलेबल करवाती है। तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और उनकी एजुकेशन पे भी फ़र्क पड़ेगा। सो ये 3 चीज़ें ज़रूरी है हमको जो बताती पब्लिक फैसिलिटीज़ की नीड्स। Moreover, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively। अब सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर आपको ये पब्लिक फैसिलिटी देनी है तो हम क्या करें, ये सारी की सारी सर्विसेज को कलेक्टिवली लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन। अब जैसे कि एक लोकेलिटी है, यानी ये कोई कॉलोनी है, उसमें 20 हाउसेज है। अब क्या 20 हाउसेज के 20 स्पेशल गार्ड्स रखेंगे क्या अपने यहाँ? नहीं। और 20 गार्ड्स अपने 20 हाउसेज कलेक्टिवली मनी अरेंज करेंगे, एक सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे फॉर द होल कॉलोनी। आई होप इतनी सब समझ आ जाता है फटाफट। Even now in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high schools because the government or society has not provided educate facilities। हम सभी को पता है, it's a very bad taboo in our country that girls, जो children होते हैं especially girls, they are not able to access education। That's why हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाई है फॉर गर्ल्स, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक्सेट्रा, सो दैट शी कैन एक्सेस एजुकेशन। हमारी सोसाइटी में आई डोंट अंडरस्टैंड ये शुरू क्यों हुआ था, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ राइट टू एजुकेट देमसेल्व्स। केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एजुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ केयर। अब देखो, कोई एक कंट्री है, वहाँ पर 1000 बच्चे बॉर्न हुए और वहाँ पे सिर्फ 10 ही बच्चों की डेथ हुई। इससे हमको क्या देखने को मिलता है कि वहाँ की जो हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी ना, वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि केरला में 1000 बच्चों में से सिर्फ 10 ही बच्चों की डेथ होती है। तो वहाँ ये क्या इंडिकेट करता है कि केरला की हेल्थ केयर फैसिलिटी, उनके हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस में क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट है ना, ये डायरेक्टली सबसे पहले फार्मर से क्या बोलते हैं, खरीद लेती है उनकी क्रॉप्स, ठीक है। फार्मर से क्रॉप जो होती है हमारी गवर्नमेंट खरीद लेती है, और ये गवर्नमेंट देती है राशन की शॉप पे और राशन कार्ड्स भी इशू करती है। अब जिसके भी पास राशन कार्ड होगा ना, वो राशन वाली शॉप पर जाएगा। ये राशन कार्ड उन्हीं लोगों को मिलता है जो गरीब हों, पुअर पीपल को ही मिलता है। तो वो जाएगा हमारे राशन की शॉप पे, राशन कार्ड दिखाएगा, एंड बहुत कम दामों में, बहुत ही कम, लिटरली 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो में आटा, गेहूँ, चावल, ये सब खरीद सकता है। सोचो हमारी, अब देखो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। गवर्नमेंट ने डायरेक्टली खरीदा हमारे किसान से उनकी फसल, किसानों का भी फायदा भाई, डायरेक्टली उन्होंने गवर्नमेंट को फसल बेच दी पूरी की पूरी, एंड देन गवर्नमेंट ने क्या करा, राशन की शॉप पे वो सामान भिजवा दिया, राशन कार्ड इशू करवा दिए उन्हीं लोगों को जो गरीब थे। राशन कार्ड के द्वारा गरीब लोगों ने कम दामों में उन जितनी भी बेसिक न्यूट्रिशन के चीज़ें होती है वो खरीद पाए। तो ये कहलाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना वो राशन, दैट्स व्हाई। अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छे से फंक्शन करेगा, अगर सारे गरीब लोग भी अच्छे से खा पाएंगे, तो वहाँ की हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस बहुत अच्छा होगा लोगों का, ठीक है। बस ये बताया गया है। बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI, इससे लोगों को पता लगा जा सकता है कि कौन क्या बोलते हैं, ओवरवेट है, अंडरवेट है, अच्छे से उसमें न्यूट्रिशन है कि नहीं, ओवरवेट ओबीस है, नॉर्मल है, या मोरबिडली ओबीस है, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स इज अ वैल्यू डिराइव फ्रॉम द मास एंड हाइट ऑफ अ पर्सन। यूनिवर्सल SI यूनिट ऑफ BMI इज kg² पर मीटर, ठीक है। तो हमारी kg² पर मीटर जो है ना, यही हमारा यूनिवर्सल यूनिट है BMI मेजर करने का। जैसे कि BMI मेजर करने के लिए हम क्या लेंगे, BMI मेजर करने के लिए हम ले लेंगे kg, भाई कितने भी किसी का वो है kg का स्क्वायर, एंड अपॉन में लगा देंगे मीटर, कितने मीटर का है वो। फॉर एग्जाम्पल चलो एग्जाम्पल करके देखते हैं, मजा आएगा।
हाँ, समझते हैं। हम BMI का एग्जांपल ले रहे हैं। एक इंसान का वेट हम कितना ले लेते हैं, 50 kgs ले लेते हैं। 50 kg का वो इंसान है, उसकी हाइट हम 1.5 मीटर ले लेते हैं। ठीक है। हाँ, सो कैलकुलेटर कहाँ गया। सो फॉर्मूला क्या बनेगा, BMI इक्वल्स टू 50 का स्क्वायर अपॉन हमारा मीटर, यानी कि 1.5। अब देख लेते हैं। 50 का स्क्वायर यानी 50 इंटू 50 2500 अपॉन 1.5 यानी डिवाइड बाय 1.5। वेट अ सेकेंड, अपॉन मीटर ही लेना है ना, कुछ दिक्कत आ रही है उसमें। 50 kgs अपॉन मीटर, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो पता चल गई गलती मेरे को, ये जो kg स्क्वायर अपॉन पर मीटर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, kg अपॉन मीटर स्क्वायर आएगा। तो समझ लीजिए हमने क्या लिया था, फॉर एग्जांपल ऑफ अ वेट हमने लिया था 50 kg अपॉन 1.5 मीटर। तो अपन लेंगे 50 अपॉन 1.5 का स्क्वायर, तो 1.5 का हो जाएगा 2.25। हमने क्या आइडिया आया, 2.22। अब देखो, जो हमारा आइडियल वेट होता है, जो हमारा नॉर्मल होता है, वो 18.5 से 24.9, मतलब वो जो इंसान हमने लिया है, वो जो इंसान वो 22.22 है, वो नॉर्मल इंसान, मतलब नॉर्मल वेट है। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। अब फॉर इंस्टेंस जो आइडियल 14 ईयर गर्ल का होना चाहिए वापस से 18.5 से 24.9 के बीच में, और 14 ईयर बॉय के लिए होना चाहिए 18.5 से 24.9। अब सुनो, जो भी बच्चे सोचे कि चलो हम खुद का BMI निकाल लें, आप निकाल सकते हैं, बट उससे टेंशन नहीं लेनी है किसी का अगर ओवरवेट ओबीस कुछ आ जाए, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है ना, ये हमारा ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि हम अभी भी ग्रोइंग एज में, तो हम लोगों के लिए ये जो बॉडी मास इंडेक्स है ये एप्लीकेबल नहीं। अगर आप एक्चुअल NCERT देखेंगे तो वो जो BMI वाला सेक्शन है ना, वहाँ आप पढ़ सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HDR। ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप देखो हमारी जो वर्ल्ड बैंक थी, थोड़ा रिवीजन पीछे लेकर जा रहा हूँ, हमारी जो वर्ल्ड बैंक थी ना, उसने किस तरह से कंपेयर किया था डिफरेंट कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम। बस इनकम के उसने उन्हें 3 हिस्सों में बांटा था, अंडर डेवलप्ड, डेवलप्ड और डेवलपिंग, है ना, डेवलपिंग। तो ये जो 3 क्राइटेरिया में उसने तीनों कंट्रीज को बांट दिया था। तो वैसे हमारा जो HDR क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या करता है, हमारी कंट्रीज को रैंकिंग प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स एंड ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। मतलब वो इनकम तो इंक्लूड करता ही है, खास साथ ही साथ वो एजुकेशन भी इंक्लूड करता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्लूड करता है। HDR को किसने दिया था, 1 मार्क क्वेश्चन। HDR को पब्लिश किया था UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। इंडिया की कौन से रैंक आती है, 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क में आ सकता है इंडिया की 131 रैंक आती है एज पर 2019। और यहाँ पे भी पूछा सकता है 1 मार्क क्वेश्चन की हमारी HDR क्या है। HDR कंपेयर करती है डिफरेंट कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ these 3 क्राइटेरियाज। हमारी इंडिया यहाँ लिखा हुआ है 131 है, और 2018 के बाद अब 2009 में हम -2 यानी 2 रैंक और नीचे आ गए हैं। रशिया की गिवन है, और हमारा श्रीलंका की, ब्राज़ील की, चाइना की, साउथ अफ्रीका की, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान एक्सेट्रा। सस्टेनेबिलिटी ऑफ कोर्स, अब आ गया सस्टेनेबिलिटी, हर जगह आता है भाई, ये आप सोशल देख लो, साइंस देख लो, IT में भी आ गया है, हर जगह। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further or at least be maintained for future generations. This is obviously desirable. कोई कंट्री जो डेवलप्ड है तो हम क्या चाहेंगे भाई, या तो वो फ्यूचर में और डेवलप हो जाए, या फिर अभी जितनी डेवलप है उतनी ही रहे, फ्यूचर में कम ना हो, तो ये सब डिजायर करते हैं। However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. तो जो जो तरीके हम अपना रहे हैं ना डेवलपमेंट के, ये सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल भाई हम हर जगह सुनते आ रहे हैं, बट बस 3 पॉइंट याद रखना, हमारी जो प्रेजेंट नीड्स की, प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड है ना, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। बस फ्यूचर जनरेशन की जो रिसोर्सेस हैं वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। Sustainable development is a concept that take care of the need of the present generation. Present generation की need complete होनी चाहिए without compromising on the need of future generation. Future generation की needs जो है ना, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। It involves judicial use of natural resource. आपकी जो natural resources है ना, उसका अच्छी तरह से judiciously use करें।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंटली, सोशली एंड इकोनॉमिकली, तीनों जगह हमको हेल्प करती है। अब हमको क्यों चाहिए, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ 1 मार्क क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, मैं क्वेश्चन बताते जाऊँ साइमल्टेनियसली। अब 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, व्हाई डू वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नॉन रिन्यूएबल। अब क्यों, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं हमारे यहाँ पर, नॉन रिन्यूएबल जो एक बार ख़त्म हो गई वापस नहीं आ पाएगी, तो ये जो है ना वो एग्जॉस्ट हो जाएंगी, इसलिए हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए ताकि हम उसको बचा के रख सकें। We do discover new resources and they add to the stock. However, over time, even this will get exhausted. अब नए नए रिसोर्सेज को डिस्कवर करते हैं, यूज़ करना लग जाते हैं, बट अगर हम उनकी ओवर यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। वी एक्सप्लॉइट रिन्यूएबल रिसोर्सेज मोर देन इट्स बीइंग रिप्लेनिश्ड। ये कोई रिसोर्स है 50 साल लेती है वापस आने में, बट हम उसको इतनी फटाफट यूज़ कर रहे हैं कि भाई वो हम तो उसको 10 साल में ही ख़त्म कर देंगे, 10 ईयर में ही ख़त्म कर देंगे। वो जितनी देर में वापस आएगी ना उसके पहले हम सब ख़त्म कर देंगे। जैसे कि ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। ग्राउंड वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स बट इट्स ओवर यूज इज पर्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चर प्रॉस्परस रीजन, जैसे पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हार्ड रॉक प्लेट्यू एरियाज और सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। देख लो, पंजाब आता है इधर, वेस्टर्न यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, प्लेट्यू यानी कि हमारा ये आ गया इतना प्लेट्यू रीजन, साउथ यानी इतना ये साउथ वाला इंडिया, एंड क्या पूछा गया, कोस्टल एरियाज यानी ये कोस्ट वाले एरियाज। मतलब ओवरऑल पूरा इतना इंडिया, नीचे वाला, ऊपर का गुजरात छोड़ दो, हिमालय छोड़ दो और ईस्ट इंडिया छोड़ दो, बाकी हर जगह पानी का ओवर यूज हो रहा है भाई। टिल नाउ इंडिया हैज़ अ डिक्लाइन ऑफ 61% ऑफ ग्राउंड वाटर। अब जितना पहले जब हमारा इंडिया न्यूली आज़ाद हुआ था उससे कंपैरिजन में आज नाउ हमारा ग्राउंड वाटर में कितना डिक्लाइन आया है, 61% का। ये याद रखना 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हाँ ये भी आएगा, ये रहा। हमारा जो फ्यूल होता है ना, हर जगह भाई साइंस में यही पढ़ा है हमने, इको में भी पढ़ लेते हैं। फ्यूल जो है वो एग्जॉस्टेबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है और एग्जॉस्टेबल है, ठीक है। तो इसके कारण वो ख़त्म हो सकती है। तो consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. Our future is linked together. हम अगर रिसोर्सेज ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग आएगी, ग्लोबल डिमिंग आएगी, फॉसिल फ्यूल कम होंगे, सी लेवल राइज होगा, ग्रीन हाउस गैसेज बनेगी, ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन एसिडिफाई हो जाएगा, शट डाउन और thermohaline circulation, environmental impact on oral of the coal industry, urban heat islands, flooding, भाई इतना कुछ आने वाला है। और अब ये नहीं देखेगा हमारा अर्थ प्लेनेट कि भाई इंडिया ने लैंड डिग्रेडेशन करा है तो मैं सिर्फ इंडिया में ही जाऊंगा, या फिर वो ये नहीं देखेगा भाई चाइना ने लैंड डिग्रेडेशन करा है या फिर रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन किया तो भाई फ्लड में सिर्फ चाइना में ही लाऊं। चाइना अगर कोई गलती करेगा तो पूरा वर्ल्ड भुगतेगा, अमेरिका कोई गलती करेगा तो पूरा वर्ल्ड भुगतेगा, इंडिया कोई गलती करेगा तो पूरा वर्ल्ड भुगतेगा उस चीज़ को, ठीक है। हाँ, एंड ये बताने चाह रहे हैं कि हमारे जो रिजर्व हैं वो 2017 के हैं ना, वो कितने साल तक अब और चलेंगे। जैसे कि हमारी जो अलग अलग कंट्री है, मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्री में ऑयल के रिजर्व हैं वो सिर्फ 70 साल और चलने वाले हैं। अमेरिका के जो ऑयल रिजर्व है ना वो सिर्फ 10.5 साल और चलने वाले हैं। एंड पूरे वर्ल्ड में जितना भी ऑयल बचा है ना वो सिर्फ 50 ईयर्स और चलेगा, फिर बाद में ख़त्म होने वाला है क्रूड ऑयल, जिससे हम ऑयल से हम फिर बाद में जाके पेट्रोल, डीजल, वैसलीन, लुब्रिकेंट्स वगैरह, पता नहीं हमने 8th क्लास में देखा था क्या क्या बनाते हैं। थैंक यू आ चुका है। दो द लेवल ऑफ इनकम इज इम्पॉर्टेंट, इट इज इन एजुकेट मेजर ऑफ। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सबके फटाफट क्विकली जवाब दे देता हूँ। वैसे तो सेशन खत्म हो चुका है बट ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। Though the level of income is important, it is an inadequate measure of the level of development justify. Describe any 3 possible development goals. वे कहना चाह रहे हैं कि इनकम बहुत ज़रूरी है फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज, बट सिर्फ और सिर्फ इनकम यूज़ करके हम कंट्रीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम क्या और चीज़ें क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लिटरेसी रेट यूज़ कर सकते हैं, हम हमारा क्या बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यूज़ कर सकते हैं, और क्या यूज़ करेंगे हम नेट अटेंडेंस रेशो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ कंट्री अगर हमने कंपेयर कर ली पैसों के बेसिस पे तो हरियाणा एंड केरला वाला इंसिडेंट हो जाएगा, वो डाल सकते हैं। पर कैपिटा इनकम का क्या एडवांटेज है, मेंशन एनी वन एडवांटेज। इससे हमको ये पता चल जाता है कि पर कैपिटा इनकम से हमको ये पता चल जाता है कि फॉर एग्जांपल ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, तो इसमें क्या बोलते हैं कितना लोग कितना कमा रहे हैं, मतलब कितनी वो डेवलप्ड है और कितनी वो अंडर डेवलप्ड है। इससे हमको डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट का अंदाज़ा लग जाता है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ पर कैपिटा इनकम, मेंशन, एक सेकेंड,
रिपीट हो गया। What is sustainable development? Why is sustainable development essential? Given reason, sustainable development इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हम हमारी प्रेजेंट की जनरेशन की नीड तो सेटिस्फाई कर ही देते हैं, साथ ही साथ हम हमारी फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज को भी बचाते हैं। तो उनके रिसोर्सेज के लिए नेसेसरी है भाई, नहीं तो उनके रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी, वो कैसे जिएंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस सेशन। अच्छा लगा हो तो भाई कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। और आगे आएगी और भी वीडियोस, मैंने साइंस की सारी वीडियोस अपलोड कर दी है, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के 1-2 चैप्टर्स बचे हैं, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ये सोशल सीरीज़ है, सोशल सीरीज़ में भी मैं सारे सोशल के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। 1 शॉर्ट सेशन है, छोटे छोटे सेशन इसमें सारे चैप्टर्स कवर हो जाते हैं। ये आपके हेल्प ये बहुत आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम में। अभी भी रिवीजन कर रहे हो तो करो, ये नोट्स की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप इसको डाउनलोड कर सको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।